नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज खास तौर पर चर्चा होगी आर्बिट्राज फंड की। आपको बताएं कि दिसंबर 2023 के म्यूचुअल फंड के आंकड़ों में हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में आर्बिट्राज फंड में सर्वाधिक निवेश आया है और ऐसा ट्रेंड हमने खास तौर पर डेट के टैक्सेशन में बदलाव के बाद देखा। तो क्यों लोग आर्बिट्राज फंड की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं? क्या लिक्विड फंड या फिर डेट फंड से आर्बिट्राज फंड जो है वो बेहतर है? किस लिहाज से बेहतर है? आर्बिट्राज फंड की जगह पोर्टफोलियो में क्या होनी चाहिए? डेट की जगह पोर्टफोलियो में क्या होनी चाहिए? कहां पर मौके बन सकते हैं फिक्स्ड इनकम के लिए भी नए साल में? इस पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स, उनका परिचय करा देते हैं। मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट, और साथ ही भावेश जैन, फंड मैनेजर एडलवाइस म्यूचुअल फंड। मोहित और भावेश, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और जरूरी हो जाता है सबसे पहले समझना कि आर्बिट्राज फंड में चल क्या रहा है। क्यों आर्बिट्राज फंड में निवेशकों का जो रुझान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और पिछले कुछ समय में हमने जो ट्रेंड देखा है आर्बिट्राज फंड में निवेश का, उसके मायने क्या निकाले जाएं। मैं भावेश सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या इसकी बड़ी वजह हो सकती है? नमस्कार। अगर आपने देखा रहेगा 31 मार्च को जब से डेट का टैक्सेशन चेंज हो गया है, जहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट चला गया है, उसके बाद से लोगों ने डेट का ऑल्टरनेटिव के रूप में आर्बिट्राज को काफी अच्छी तरीके से स्वीकार किया है। 31 मार्च के आसपास अगर आप देखोगे, आर्बिट्राज एज अ कैटेगरी का टोटल एयूएम 80,000 करोड़ के आसपास था, और आज जब हम बात कर रहे हैं, ये कैटेगरी 80,000 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 9 महीने के अंदर 80,000 करोड़ से बढ़ के 1.5 लाख करोड़ पे आ चुकी है। इसमें तीन चार चीजें एक साथ हुई है। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, लोग डेट का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे, तो वहां पे आर्बिट्राज क्वालिफाई करता है। आर्बिट्राज फंड में आप इक्विटी का कोई रिस्क नहीं लेते, आपकी सारी इक्विटी की पोजीशन सामने डेरिवेटिव मार्केट में हेज होती है, तो लोगों को रिस्क फ्री रिटर्न जो हम कहते हैं वो आपको मिलता है। तो इट इज एज गुड एज जैसे आपको डेट के रिटर्न मिलते हैं, उसी तरीके के यहाँ पे रिटर्न मिलते हैं। दूसरा, आर्बिट्राज में रिटर्न्स बेटर होने का और एक रीजन है, इक्विटी मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इक्विटी मार्केट में काफी अच्छी तेजी हुई है, और आर्बिट्राज में नॉर्मली जो लॉन्ग करते हैं, जो मार्केट में तेजी पे अपनी पोजीशन लॉन्ग रखते हैं, वो लोग आज इतने ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग कर रहे हैं कि उसकी वजह से आर्बिट्राज में आपको बहुत अच्छा स्प्रेड मिल रहा है, इसीलिए आर्बिट्राज फंड के रिटर्न ज्यादा है। तीसरा, अगर आप देखोगे, आपके जितने एचएनआई और रिटेल है, उन्होंने डेरिवेटिव में काफी ज्यादा लॉन्ग पोजीशन बना के रखी है। और जो आपके एचएनआई रिटेल क्लाइंट होते हैं, जो डेरिवेटिव में लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, उनको अगर ये व्यू रहता है कि मुझे इस स्टॉक में 5%, 10%, 15% कमाने मिलने वाला है, तो आर्बिट्राज लोगों को 10, 15, 20 बेसिस पॉइंट ज्यादा रिटर्न कमाने दे देते हैं। क्योंकि अगर मुझे 10% कमाना है, तो सामने वाले को 5-10 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा देना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए हमने देखा है कि एक और रीजन ये है, एचएनआई रिटेल की काफी ज्यादा लॉन्ग पोजीशन है मार्केट में, उसीलिए भी आर्बिट्राज फंड को काफी फायदा मिल रहा है। नॉर्मली हम हमेशा कहते थे कि आर्बिट्राज एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट है। अगर हमारा एयूएम 1 लाख करोड़ के ऊपर, 1,20,000 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, तो आर्बिट्राज के रिटर्न्स कम होने लग जाएंगे, और उसी के साथ में रिडेम्पशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इसके साथ में ये देखना है, आर्बिट्राज फंड में काफी ज्यादा एयूएम आया है, बट उसके साथ में ही एक और जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी होगी, वो है ओपन इंटरेस्ट। मार्केट में अगर आप देखोगे, पिछली बार जब मार्केट पीक हुआ था 2022 के स्टार्ट में, मार्केट में ओपन इंटरेस्ट जो मैक्सिमम गया था वो 1.5 लाख से 1,75,000 करोड़ गया था। लेकिन आज यही ओपन इंटरेस्ट मार्केट में 2,60,000 से 2,75,000 करोड़ चला गया है। तो जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा, उतनी ज्यादा आर्बिट्राज फंड के लिए जगह बनेगी अच्छे रिटर्न देने के लिए। तो आज ओपन इंटरेस्ट लाइफ टाइम हाई पे है, तो भले आपका आर्बिट्राज का यूं 1.5 लाख करोड़ हो गया है, बट सामने ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ के आसपास जा चुका है। तो ये एक और कारण है कि आर्बिट्राज के रिटर्न आपको बेटर मिल रहा है। बिल्कुल भावेश, आपने बहुत ही डिटेल में काफी अच्छे से बताया कि वजह क्या है आर्बिट्राज फंड में इस बढ़ते निवेश के ट्रेंड के पीछे। मैं मोहित आपसे जानना चाहती हूं कि जो निवेशक आर्बिट्राज फंड इस आर्बिट्राज फंड के स्पेशल सेगमेंट से उनको मालूम नहीं है कि दरअसल, जैसे क्योंकि लोगों की उत्सुकता बढ़ गई कि आर्बिट्राज फंड जैसे किसी एक जगह पे पैसे काफी ज्यादा आ रहे हैं, कैटेगरी में पैसे ज्यादा आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन जो नहीं जानता है आर्बिट्राज फंड होता क्या और कैसे यहाँ पर कमाई होती है, एक बहुत ही आसान शब्दों में आप निवेशकों को जल्दी से बताएंगे।
जी, स्वाति। तो देखिए भावेश ने काफ़ी खूबसूरती से इसको बताया है कि आर्बिट्राज फंड में क्यों रुझान बढ़ रहा है। पर अगर हम आर्बिट्राज फंड को समझना चाहें, तो इसमें होता क्या है? इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। जो सबसे पहला और जो सबसे अहम कंपोनेंट होता है, वो ये कि जो फंड मैनेजर होता है यहाँ पर, वो स्पॉट मार्केट यानी कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का जो डिफरेंस होता है प्राइस का, जो भी डिफरेंस चल रहा है स्पॉट और फ्यूचर्स में, उसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करता है। तो अमूमन फंड मैनेजर जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं वो ये कि वो एक ही समय पर स्पॉट मार्केट में एक स्क्रिप्ट को या एक शेयर को खरीदेंगे और उसी समय पे उसी स्क्रिप्ट को फ्यूचर्स मार्केट में बेच देंगे। तो उसका जो प्राइस का डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को वो इमीडिएटली लॉक कर लेते हैं और वही आर्बिट्राज होता है। वो एक ही स्टॉक का जो आर्बिट्राज है, जो प्राइस का डिफरेंस है, उसे वो पूरी तरह से अपने ट्रेड में लॉक कर लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है किसी भी आर्बिट्राज फंड का, वो ये स्पॉट और फ्यूचर्स मार्केट के भाव का जो डिफरेंस होता है, उससे बनता है। दूसरा एक हिस्सा आर्बिट्राज फंड में होता है जहां पर फंड मैनेजर सामान्यतः डेट में निवेश करते हैं, यानी डेट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। ये शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज होती हैं, जो इसका जो कूपन होता है या इसका जो रनिंग यील्ड होता है, वो पोर्टफोलियो का दूसरा बड़ा हिस्सा होता है। और तीसरा जो कि थोड़ा कम प्रचलन में है और कभी कभार उसका यूज होता है कि ना सिर्फ फ्यूचर्स और स्पॉट मतलब स्पॉट और फ्यूचर मार्केट में, बट काफी बार फंड मैनेजर्स कुछ पोजीशन कैश में भी लेते हैं। काफी बार फंड मैनेजर्स दो एक्सचेंजेस के बीच में जो भाव डिफरेंस होता है बीएसई और एनएसई में, उसको भी भुनाते हैं। और काफी बार कुछ छोटी मोटी लॉन्ग पोजीशंस होती हैं इक्विटी में, वो भी कभी कभी देखने में आया है कि आर्बिट्राज में होती है। तो ये तीसरा छोटा सा एक कंपोनेंट होता है, बट जो दो अहम कंपोनेंट होते हैं वो है फ्यूचर्स और स्पॉट मार्केट का डिफरेंस, और दूसरा जो डेट पोर्टफोलियो होता है उसकी जो रनिंग यील्ड्स होती हैं उसका एक कंपोनेंट। तो ये तीनों मिलकर आर्बिट्राज फंड का रिटर्न बनाते हैं। यहाँ पर निवेशकों को एक ही बात समझनी है कि उनके लिहाज से इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जो भी फ्यूचर्स और स्पॉट का ट्रेड होता है वो एक साथ में किया जाता है और प्राइस को इमीडिएटली लॉक किया जाता है। तो सिर्फ डेट कंपोनेंट में के लिहाज से जो यील्ड ऊपर नीचे होती है वही हो सकती है, बट अन्यथा आर्बिट्राज का जो स्प्रेड होता है वो पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता है फंड में। बिल्कुल। तो सिंप्लीफाई किया मोहित ने हमारे लिए कि क्या है आर्बिट्राज फंड। पर वाकई इतना सिंप्लीफाइड जब निवेश करने जाते हैं, मैं भावेश आपसे जानना चाहती हूं कि जब कि एक निवेशक एक आर्बिट्राज फंड जैसे फंड को चूज करने जाता है, क्या उसको इतनी डिटेलिंग समझ में आती है? कैसे एक आर्बिट्राज फंड का चुनाव किया जाना चाहिए? देखिए, आर्बिट्राज फंड आज की तारीख में अभी काफी पॉपुलर हो गए हैं। आप देखोगे 2014 के बाद से, जब एनडीए गवर्नमेंट ने अपना पहला बजट अनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने डेट 1 साल से बढ़ा के 3 साल कर दिया था, वो पहला टाइम था जहाँ पे आर्बिट्राज जैसे कैटेगरी पॉपुलर होना स्टार्ट हुई। 2005 में पहला आर्बिट्राज फंड लॉन्च हुआ था, लेकिन 2005 से लेकर 2014 टोटल कैटेगरी सिर्फ 5,000 करोड़ थी। जैसी एनडीए गवर्नमेंट ने डेट का टैक्सेशन चेंज किया, 5,000 करोड़ से बढ़ के कैटेगरी ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ चली गई। और अब जब इंडेक्सेशन का बेनिफिट पूरी तरीके से हटा दिया गया है, ये कैटेगरी ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ से बढ़ के अभी 1,50,000 करोड़ पे आ गई। अब इसको सिलेक्ट करना काफी सिंपल है। जैसे आप डेट के फंड सिलेक्ट करते हो, जिसमें पोर्टफोलियो का क्रेडिट क्वालिटी और रिटर्न्स, यही दो क्राइटेरिया होते हैं फंड सिलेक्ट करने के। तो हम लोग हमेशा दो चीजों पे एम्फेसाइज करते हैं। जैसा मोहित जी ने आपको बताया, इक्विटी तो पूरी तरीके से हेज होता है। आपको इक्विटी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने सेम टाइम पे इक्विटी में स्टॉक खरीदा है और सामने फ्यूचर में बेचा है। तो इक्विटी मार्केट का रिस्क आपका पूरी तरीके से हेज है। लेकिन डेट का पोर्टफोलियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ फंड मैनेजर्स अपने रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए डेट में या तो कोई क्रेडिट कॉल ले लेते हैं या तो कोई ड्यूरेशन का कॉल ले लेते हैं, और उसके चलते आपके पोर्टफोलियो में अनवांटेड वोलेटिलिटी आ जाती है। तो आप किसी भी आर्बिट्राज फंड को जब सिलेक्ट करते हो, सबसे पहले आप उनका डेट का पोर्टफोलियो देखिए। जैसे हमारे फंड में हमारी स्ट्रेटेजी काफी क्लियर है। हम सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल ए रेटेड पोर्टफोलियो में लगाते हैं। हम डबल ए प्लस पे भी नहीं जाते। लेकिन कुछ ऐसे फंड भी है मार्केट में जो सिंगल ए में भी जाते हैं, बी रेटेड पेपर में भी जाते हैं। तो आपको वो काफी क्लोजली मॉनिटर करना होता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, आर्बिट्राज कोई रॉकेट साइंस प्रोडक्ट नहीं है। आप इक्विटी में खरीदते हो, फ्यूचर में बेच देते हो, आपका लॉक इन स्प्रेड लॉक हो जाता है। तो इसलिए आपके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर कोई आर्बिट्राज फंड ऐसा है जिसका आज रैंक फर्स्ट है और दो दो महीने बाद उसका रैंक 15 है और 3 महीने बाद उसका रैंक 17 है,
तो अगर रैंक में इतनी ज़्यादा वोलैटिलिटी है, यानी कि वो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी वोलैटिलिटी आ रही है। तो आपके निवेशकों के लिए एकदम सिंपल तरीका होगा, सबसे पहला आप फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो देखिए, वहाँ पे क्रेडिट क्वालिटी कैसी है वो देखिए, और दूसरा फंड का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उनके फंड में परफॉर्मेंस में कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी है। एक अच्छा आर्बिट्राज फंड हमेशा ही, अगर समझो 20 आर्बिट्राज फंड है, तो एक अच्छा आर्बिट्राज फंड हमेशा ही टॉप 7, टॉप 8 में रहना चाहिए। अगर कोई फंड आज फर्स्ट है और कल 20वां है, फिर फर्स्ट है, फिर 20वां है, तो ऐसे फंड से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये आपने काफी इम्पोर्टेंट बातें कही हैं भावेश, कि कैसे चुना जाना चाहिए, कैसे पहचाने एक अच्छे आर्बिट्राज फंड को। अगर हम पिछले एक साल के कुछ रिटर्न्स को देखें मोहित यहाँ पर, क्योंकि आर्बिट्राज फंड वर्सेस डेट फंड की अगर हम बात कर रहे हैं, और क्योंकि पूरा टैक्सेशन अच्छे से भावेश ने समझाया कि क्या वजह रही कि ये जो आर्बिट्राज फंड है उसमें दिलचस्पी बढ़ी, कैसे निवेश बढ़ा, कैसे रुझान बढ़ा। और टैक्सेशन एक बहुत बड़ा एक पॉइंट हमने 2023 में देखा, डेट टैक्सेशन जब से बदला तब से ये हमने ट्रेंड आर्बिट्राज फंड में निवेश में बढ़ने का देखा है। अगर हम रिटर्न्स भी दिखाएंगे कुछ लिक्विड फंड्स, मनी मार्केट फंड्स और आर्बिट्राज फंड की रिटर्न के लिहाज से लगभग कुछ 0.4 या 0.5 का ही डिफरेंस रहा है पिछले एक साल में मोस्टली। तो क्या सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि टैक्सेशन ही एक बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट रहा है और इन फेवर ऑफ आर्बिट्राज फंड मोहित? स्वाति देखिए, तो रिटर्न्स जो है अगर आप पिछले 2-3 महीने के देखेंगे तो वो काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं आर्बिट्राज फंड के, और उसका कारण ये भी है कि एक तो मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत बढ़ गए हैं। दूसरा ओपन इंटरेस्ट, जैसा कि भावेश ने भी बोला, वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और तीसरा इंटरेस्ट रेट्स जो है मार्केट में वो भी बहुत हाई है। तो आर्बिट्राज फंड्स को इन तीनों ही चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस के और इंटरेस्ट रेट कितना है। जितना इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा उतना ही आर्बिट्राज का कैरी ज़्यादा होता है, और उनके जो रोल स्प्रेड्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। रिटर्न के लिहाज से आपने ठीक कहा, पर अगर आप सिर्फ 1 महीने का रिटर्न देखें तो आर्बिट्राज फंड जो है वो 9.5% के आसपास रहे हैं, जबकि आपके लिक्विड फंड्स जो है वो 7.5 के आसपास रहे हैं। मनी मार्केट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो है वो भी कुछ 7.60 7.70 के आसपास का रिटर्न उन्होंने 1 महीने में दिया है। एनुअलाइज़्ड रिटर्न की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस दायरे को बढ़ा के पूरे साल को देखेंगे तो हाँ, रिटर्न का जो गैप है वो थोड़ा कम हो जाता है और 20-20 25-50 पैसे का ही डिफरेंस रह जाता है। पर यहाँ पर डिफरेंस बहुत बड़ा पोस्ट टैक्स रिटर्न देखने पर आता है स्वाति। आप ये प्री टैक्स रिटर्न्स हैं जो हम देख रहे हैं, जैसे ही इसको टैक्स एडजस्ट कर देते हैं, और जैसा भावेश ने भी बोला, डेट फंड्स के रिटर्न पूरी तरह टैक्सेबल होते हैं। वो आपकी आय के साथ जुड़कर जो आपकी मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन होती है वहां पर टैक्स्ड हो जाते हैं। पर आर्बिट्राज पर इक्विटी टैक्सेशन लागू होता है, और अगर आपने 1 साल से ऊपर होल्ड किया है तो सिर्फ 10% ही टैक्स लगता है, और पहला 1 लाख का गेन भी एग्जेम्प्ट होता है। और अगर शॉर्ट टर्म है तो 15% का ही टैक्स होता है। तो पोस्ट टैक्स अगर आप एडजस्टमेंट करेंगे तो आर्बिट्राज फंड्स, अगर मान लीजिए आर्बिट्राज और लिक्विड का रिटर्न सेम है, मान लीजिए दोनों ही कैटेगरी 7.5 रिटर्न देती है, और आप इसको पोस्ट टैक्स एडजस्ट करते हैं, तो जो रिटर्न का डिफरेंशियल आएगा दोनों में, वो करीब 22 से 25% के बीच में आ जाएगा, ये मानते हुए कि जो डेट टैक्सेशन है वो 30% पे लागू हो रहा है निवेशक को। तो ये बहुत बड़ा रिटर्न डिफरेंशियल है पोस्ट टैक्स, और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जो टेम्पररी पार्किंग के लिए लोग निवेश कर रहे हैं आजकल, वो आर्बिट्राज का ज्यादा चुनाव कर रहे हैं। जो इंडिविजुअल निवेशक हैं या जो एचएनआई निवेशक है वो आर्बिट्राज की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, बिकॉज उनका रिटर्न बहुत अच्छा चल रहा है, और दूसरा पोस्ट टैक्स रिटर्न काफी अच्छे मिल रहे हैं। आज हमारे शो में खास एक्सपर्ट्स हैं मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट, और भावेश जैन, फंड मैनेजर एडवाइस म्यूचुअल फंड। भावेश, मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगी पोर्टफोलियो में, बिकॉज अब जब हम 2024 में अगर हम पूरी डेट कैटेगरी की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली रेट कट्स हम देखेंगे कुछ महीनों के बाद। तो डेट फंड्स का जो आकर्षण है हो सकता है एक बार फिर से वापस लौटता नजर आए, जो पिछले साल हमने जाता हुआ देखा था। आपको लग रहा है ऐसा होगा? दूसरा, किसी के पोर्टफोलियो में डेट और आर्बिट्राज फंड दोनों को अगर जगह होनी चाहिए तो वो कौन से निवेश अवधि के हिसाब से और कौन से लक्ष्यों के हिसाब से दोनों ही अलग अलग कैटेगरीज के ये फंड शामिल किए जा सकते हैं? देखिए, अगर हमारा खुद का अनुमान है कि अगले 3-4 महीने तक तो आपको रेट कट नहीं मिलेंगे, लेकिन हो सकता है सेकंड हाफ में 2024 के
आपको रेट कट देखने मिल जाए, तो वहां पे आपको एक छोटे अवधि के लिए डेट फंड काफी अट्रैक्टिव हो जाएंगे, जहाँ पे रेट कट आते ही आपको शायद डबल डिजिट रिटर्न मिल जाए, बट वो बहुत ही एक छोटी सी टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी होगी। वहां पे आप डबल डिजिट रिटर्न कमा सकते हो, लेकिन अगर इन्वेस्टर 3 साल 5 साल का व्यू लेके चल रहा है, क्योंकि पहले 3 साल के ऊपर उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, जो अब नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए डेट अभी ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे उनको रिटर्न से ज्यादा लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस है। जैसे कि कुछ पैसा हम इमरजेंसी फंड में रखते हैं, कुछ पैसा हमें अगले 2 महीने 3 महीने 6 महीने के खर्चे के लिए चाहिए, तो वो पैसा लोग शायद अभी भी डेट फंड में रखे। लेकिन स्ट्रक्चरली अगर आपको अभी 3 साल और 5 साल का पैसा रखना है, तो आई थिंक डेट से बेटर अपॉर्चुनिटी आपको हाइब्रिड फंड में मिलेगी। शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, आर्बिट्राज फंड एक बहुत अच्छा एवेन्यू है, खास करके आज की तारीख में जहां पे इक्विटी मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव है, ओपन इंटरेस्ट लाइफ टाइम हाई पे है, और आर्बिट्राज के रिटर्न प्री टैक्स भी आपको लिक्विड से बेटर मिल रहे हैं, एंड पोस्ट टैक्स जैसा मोहित जी ने आपको बताया, पोस्ट टैक्स तो और बड़ा एडवांटेज आपके साथ में है। तो डेट जरूर एक टैक्टिकल एलोकेशन हो सकता है, जिसको इंटरेस्ट रेट पे जो कट आने वाला है वो टैक्टिकली अगर किसी को खेलना है, तो शॉर्ट टर्म के लिए वो डेट देख सकता है कि अगले 3 से 6 महीने में जब भी इंटरेस्ट रेट कट्स होना स्टार्ट होते हैं, आपको एक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन स्ट्रक्चरली आई थिंक लोग अभी हाइब्रिड की तरफ रुझान करने लग गए हैं। तो हमने देखा है बैलेंस एडवांटेज फंड एज अ कैटेगरी, जो अगेन 2014 तक 20-25 हजार करोड़ की कैटेगरी थी, आज जब हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की कैटेगरी हो चुकी है। उसी तरीके से और एक कैटेगरी जो भी उभर के आ रही है, उसमें इक्विटी सेविंग फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये कुछ और फंड है जो आपके डेट के ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर कर आ रहे हैं। इन सारे फंड में आपके नॉर्मल डेट फंड से वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ में आपको रिटर्न भी थोड़े बेटर कमा के दे रहे हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स लोग देखना चाहेंगे। मैं बिल्कुल जैसा भावेश ने कहा, क्योंकि जब डेट एलोकेशन करना ही है विद टैक्स बेनिफिट, तो हाइब्रिड कैटेगरी आपको एक बेहतर मौका देती है डेट एलोकेशन का भी। तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है, टैक्स एफिशिएंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन डेट या फिक्स्ड इनकम। तो आने वाले समय में ये रुझान आप जाता हुआ देख रहे हैं हाइब्रिड से डेट में एलोकेशन करने का। स्वाति, तो ये वाला जो रुझान है ये हम काफी समय से मार्केट में देख रहे हैं, जहां पर निवेशक जो है वो एक्विटी पूरी तरह से नहीं जाना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें इतना रिस्क नहीं लेना है, और पूरी तरह से डेट नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर टैक्सेशन इतना अच्छा नहीं है। और आज 31 मार्च से पहले भी डेट में इंडेक्सेशन का लाभ मिलता था, बट 3 साल का एक होल्डिंग होता था और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म गेन मिलता था, और उस पर भी 20% आपको टैक्स देना पड़ता था इंडेक्सेशन के बाद। तो डेट का जो टैक्सेशन था पहले भी वो इतना अच्छा नहीं था। तो इन्वेस्टर्स जो कि ये टैक्सेशन से काफी हद तक खुश नहीं थे या इतना टैक्स नहीं देना चाहते थे, वो वैसे भी बैलेंस्ड फंड्स में या हाइब्रिड फंड्स में जा रहे थे। 31 मार्च के बाद में ये प्रक्रिया और तेज हो गई है, और यहाँ पर इन्वेस्टर्स काफी बड़ी मात्रा में अब हाइब्रिड फंड्स में जा रहे हैं। इसमें कंजर्वेटिव हाइब्रिड भी उभर कर आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसे फंड कैटेगरीज जैसा कि भावेश जी ने भी बताया, इक्विटी सेविंग्स हो गया या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड हो गया, जहां पर जो इक्विटी की मात्रा है पोर्टफोलियो वो 35% से लेकर 65% के बीच में है। तो वहां पर अभी भी पुराना टैक्सेशन लागू होता है, यानी आपको इंडेक्सेशन मिलता है और 20% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। तो वो भी काफी हद तक प्रचलित हो रही है। पर मेरा एक ये भी मानना है स्वाति कि आर्बिट्राज और हाइब्रिड दो बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं। आर्बिट्राज उन निवेशकों के लिए अच्छा बैठता है जिन्हें इक्विटी पे कोई कॉल लेना ही नहीं है, कोई डायरेक्शनल कॉल नहीं लेना कि इक्विटी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उन्हें इक्विटी पे किसी तरह का कॉल नहीं लेना और किसी तरह का रिस्क नहीं लेना इक्विटी से। तो वहां पर आर्बिट्राज एक अच्छी कैटेगरी उभर कर आता है। और आर्बिट्राज जो है उसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट के साथ में ही कंपेयर करना चाहिए, यानी लिक्विड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मनी मार्केट फंड्स, इनके साथ में आप आर्बिट्राज को कंपेयर करिए, जो कि आपका 3 महीने से साल भर तक का पार्किंग अमाउंट है, उसी को आप आर्बिट्राज में अगर पार्क करेंगे तब ये दोनों कंपैरेटिव हो जाते हैं। और यहाँ पर फिर आर्बिट्राज को एडवांटेज मिलने लग जाता है टैक्सेशन का। तो दोनों काफी अलग अलग कैटेगरीज है, आर्बिट्राज और बैलेंस्ड, और दोनों का जो इन्वेस्टर प्रोफाइल है वो भी काफी अलग है। बिल्कुल। तो ये हमने कुछ खास बातें समझी आर्बिट्राज को लेकर, डेट एलोकेशन कैसे करें, और थ्रू हाइब्रिड कैटेगरी आप डेट एलोकेशन का भी रास्ता चुन सकते हैं। बस कुछ लक्ष्य हैं आपके
कुछ रिस्क जो क्षमता है उसके हिसाब से भी आप चुनाव कर सकते हैं, डेट का या फिर एक आर्बिट्राज फंड का। इस पर खास चर्चा करने के लिए मैं मोहित आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, और भावेश आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ भी। आपको वेरी हैप्पी Thank बर्थडे you. भावेश। और Thank you. आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।